असल में प्रिया एक 17 साल की लड़की थी जो चेन्नई में रहती थी और काफी गरीब फैमिली से थी। वो एक बहुत अच्छी फुटबॉलर थी और क्वीन मैरीज कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट भी थी। वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक का फुटबॉल खेल चुकी थी और उसका ड्रीम था कि स्पोर्ट्स कोटा से उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। डॉक्टर नेग्लिजेंस से हुई मौत की ये पूरी घटना अब से 3 साल पहले 2022 में घटित हुई थी। 26 अक्टूबर 2022 को फुटबॉल प्रैक्टिस के टाइम प्रिया के राइट नी में लिगामेंट टियर हो जाता है। गवर्नमेंट पेरिफेरल हॉस्पिटल पेरियार नगर के डॉक्टर्स ने चेक करके बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी। प्रिया के फैमिली वालों ने सोचा कि सर्जरी करवाने से पहले सेकंड ओपिनियन लेना सही रहेगा, तो वो राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहां भी उनको यही रिकमेंड किया जाता है कि देखो सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी और बेहतर होगा आप गवर्नमेंट पेरिफेरल हॉस्पिटल से सर्जरी करवा लो क्योंकि वो आपके पास भी पड़ेगा। इस लिगामेंट टियर के लगभग 12 दिन बाद 7 नवंबर को प्रिया की राइट नी की लिगामेंट सर्जरी हो जाती है। लेकिन डॉक्टर की स्टुपिडिटी तो देखो, सर्जरी के बाद ब्लड क्लॉट से बचाने के लिए जो कंप्रेशन बैंडेज बांधी गई वो इतनी ज्यादा टाइट बांधी कि बेचारी प्रिया की राइट लेग में ब्लड सप्लाई ही कट ऑफ हो गई। अब तुमने क्या घंटे का एमबीबीएस किया है जब तुम्हें यही नहीं पता कि बैंडेज कितनी टाइट बांधनी और कितनी लूज। इस टाइट पट्टी के बांधने से प्रिया के राइट पैर में ब्लड फ्लो रिड्यूस हुआ, ब्लड वेन्स डैमेज हो गई, लेग टिश्यूज पूरी तरह मर गए और फिर बेचारी की जान बचाने के लिए सैडली उस सक्सेसफुल सर्जरी के 2 दिन बाद ही यानी कि 9 नवंबर 2022 को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाकर प्रिया का पैर ही काटना पड़ा। एक इतनी अच्छी फुटबॉल प्लेयर जो आगे जाके इस देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती, जिसे फुटबॉल खेलने से प्यार था, उसके साथ डॉक्टर्स ने ऐसा ट्रीटमेंट किया कि वो बेचारी बच्ची अब जिंदगी में कभी फुटबॉल नहीं खेल सकती। पर ज्यादा दुखद बात पता है क्या है? पैर काटने के 5 दिन बाद तक भी प्रिया की कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था क्योंकि दर्द कम ही नहीं हो रहा था और डेड टिश्यू शरीर में बढ़ते ही जा रहे थे। इसलिए प्रिया की मौत से एक दिन पहले यानी कि 14 नवंबर को डॉक्टर्स ने सेकंड सर्जरी की, डेड टिश्यूज को क्लीन किया और उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ और अगले दिन यानी कि 15 नवंबर 2022 को सुबह 7:15 पर ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम की वजह से प्रिया की किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स सब फेल हो गए यानी कि मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, जिसे MODS भी बोला जाता है। और सुबह 7:15 बजे ही प्रिया की मौत हो गई। अब जस्टिस का सीन देखना कि जस्टिस मिलने के लिए क्या ही तमाशा होता है अपने देश में। देखो 15 नवंबर को प्रिया की मौत के बाद जैसे ही ये मुद्दा मीडिया में आया तो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर मा सुब्रमण्यन ने बोला कि ये दोनों डॉक्टर्स जिनकी वजह से प्रिया की मौत हुई उनको सस्पेंड तो कर ही दिया है पर इन पे लीगल एक्शन भी लेंगे और एक कमेटी बना के इंक्वायरी शुरू करवा दी। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन ने प्रिया की फैमिली के लिए 10 लाख रुपए का कंपनसेशन और उसके एक फैमिली मेंबर के लिए गवर्नमेंट जॉब का अनाउंसमेंट भी कर दिया। ये सब 2022 में हुआ है, प्रिया की मौत के जस्ट बाद। ठीक है, अब 2 साल आगे आ जाओ। मई 2024 में पता चलता है कि जिन 2 डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन के लिए उस समय की सरकार ने जो कमेटी बनाई थी ना, वो कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि दोनों डॉक्टर्स के खिलाफ नेग्लिजेंस का कोई केस नहीं बनता और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये खबर जब सामने आई तो प्रिया के भाई लॉरेंस ने बताया कि हमें तो पता भी नहीं है कहां क्या कौन सी इंक्वायरी चल रही है, हमसे तो किसी ने इस बारे में आज तक बात भी नहीं की है और खुद ही कंक्लूजन पर पहुंच गए। लॉरेंस ने यह भी बताया कि डॉक्टर्स और स्टाफ के खिलाफ उन्होंने केस किया था, FIR रजिस्टर की थी पर केस आगे बढ़ा ही नहीं। पुलिस को लग रहा है कि केस सिर्फ इस बात पर बंद कर दो कि प्रिया की फैमिली को 10 लाख रुपए और एक नौकरी तो सरकार की तरफ से ऑलरेडी मिल ही चुकी है। मतलब जब आप डॉक्टर्स पे ही भरोसा नहीं कर सकते तो क्या ही सोच के आदमी हॉस्पिटल्स में जाए। और ये कोई हवाई बातें नहीं है जो सिर्फ इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर हो रही हो। आप, मैं, हम सब जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो इस डर और चिंता से अच्छे से वाकिफ हैं कि यार ढंग से इलाज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं ये डॉक्टर कोई ढील तो नहीं दे देगा ना। ये कोई रैंडम डर नहीं है जो आपके और मेरे अंदर कहीं से आकर बैठ गया हो, बल्कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में इस थॉट प्रोसेस के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, मेडिकल मिसट्रस्ट। मेडिकल मिसट्रस्ट रिसर्चर्स और डॉक्टर्स के द्वारा एक हेविली स्टडीड कॉन्सेप्ट है। इस शब्द का मतलब है कि जब डॉक्टर्स, हॉस्पिटल और पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में लोगों का जनरल लैक ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाए। और मेडिकल मिसट्रस्ट को स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके बेसिस पर ही आम जनता डिसाइड करती है कि वो ट्रीटमेंट कैसे लेंगे, प्रिस्क्रिप्शंस को कैसे फॉलो करेंगे और वैक्सीनेशंस के लिए हाँ बोलेंगे भी या नहीं। मेडिकल मिसट्रस्ट किसी भी आदमी में ऐसे रैंडमली डेवलप नहीं होता। जब हम SMS हॉस्पिटल फायर एक्सीडेंट और प्रिया की लेग काटने के बाद भी उसकी मौत हो जाने जैसे केसेस को देखते हैं, प्लस हमारे खुद के जो सिस्टमिक फेलियर्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्लस सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सेस सीधे मुंह जब बात तक नहीं करते, तब जाकर हमारे अंदर ये मेडिकल मिसट्रस्ट डेवलप होता है। और तब जाकर हमें ये समझ आता है कि भैया कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने के ही नहीं, अगर हॉस्पिटल्स के भी चक्कर जिंदगी में ना लगाने पड़े तो ही अच्छा है। ये बात और भी ज्यादा गहरी लगती है अगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर की 10 और 11 अगस्त 2017 की उस दर्दनाक रात को याद कर लो तो, जब BRD मेडिकल कॉलेज में 60 से ज्यादा मासूम बच्चों की सिर्फ इसलिए जान चली गई थी क्योंकि उस सरकारी अस्पताल ने उस कंपनी का बिल ही पे नहीं किया था जिस कंपनी से ये अस्पताल ऑक्सीजन ले रहा था। लगभग 68 लाख रुपए फंसे पड़े थे। कंपनी को पैसा ही नहीं मिला तो कंपनी ने ऑक्सीजन काट दी और बेचारे 63 मासूम बच्चे 72 घंटों के अंदर अंदर बिना ऑक्सीजन के तड़पते हुए मर गए। अक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें दिमाग में इन्फेक्शन या सूजन आ जाती है, जैसे वायरल या बैक्टीरियल अटैक से ब्रेन के टिश्यूज फूल जाते हैं। इस बीमारी का समय से इलाज ना किया जाए तो मौत तक हो जाती है। गोरखपुर में मौजूद उत्तर प्रदेश का वन ऑफ द बिगेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि ये
BRD मेडिकल कॉलेज असल में हब था ऐसे बच्चों का जो बेचारे एंसेफेलाइटिस नाम की इस बीमारी से पीड़ित थे। हॉस्पिटल में सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि बिहार और नेपाल से भी पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि आसपास में कोई ढंग का हॉस्पिटल है ही नहीं। लखनऊ 276 किलोमीटर दूर है और वहां जाना भी सबके बस की बात नहीं है। छोटे प्राइवेट क्लिनिक्स तो इन गरीब पेशेंट्स को सीधा मना कर देते हैं, क्योंकि बच्चे की हालत सीरियस होती है, बचने के चांसेस कम होते हैं और ऊपर से पेरेंट्स के पास पैसे भी नहीं होते, तो ये लोग BRD हॉस्पिटल ही आखिरी उम्मीद लेकर आते हैं। अगस्त और सितंबर के महीनों में हर साल ये केसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं। और ऑक्सीजन सप्लाई कट वाला हादसा जब साल 2017 में अगस्त के दूसरे हफ्ते में हुआ था, उस समय इस हॉस्पिटल में एंसेफेलाइटिस से पीड़ित बच्चे बहुत ज्यादा मात्रा में थे। तो असल में हुआ ये कि एक ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी थी आइनॉक्स नाम की। ये कंपनी इस BRD मेडिकल हॉस्पिटल में लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई करती थी। ये ऑक्सीजन राजस्थान में मौजूद आइनॉक्स की फैसिलिटी से डिस्पैच होती थी और 800 किलोमीटर दूर गोरखपुर में 3 दिनों में पहुंच पाती थी। एक पुष्पा सेल्स नाम की कंपनी और थी जो कि मिडलमैन का काम कर रही थी, जो कि मेनली पाइप्स और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक के थ्रू BRD हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाती थी। अब दिक्कत ये थी कि BRD मेडिकल कॉलेज और उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 3-4 महीनों से इन ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनीज का बिल ही पे नहीं किया था। उसी साल 2017 के मई महीने में 12,80,000 रुपए बकाया थे, जून के 18,60,000 रुपए बकाया थे और ऐसे करते करते अगस्त आते आते ये बिल 68 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। मुद्दे की बात यह है कि बहुत सारे वार्निंग लेटर्स, फोन कॉल्स और साफ साफ शब्दों में चेतावनी ये ऑक्सीजन सप्लाई वाली कंपनीज ऑलरेडी BR मेडिकल हॉस्पिटल और सरकार को दे चुकी थी। लेटर्स के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं कि यूपी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को और हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिस को काफी पहले से रिमाइंड करवाया जा रहा था कि भाई पेमेंट कर दो वरना ऑक्सीजन कट जाएगी। इनफैक्ट 10 और 11 अगस्त की रात को जब ये घटना घटी उससे 2 दिन पहले के वार्निंग लेटर्स भी मौजूद हैं कि गैस प्लांट में 2 से 3 दिन का ही ऑक्सीजन स्टॉक बचा हुआ है, कृपया जंबो सिलेंडर्स का इंतजाम कर लें। ये लेटर पुष्पा सेल्स ने BRD मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हादसे से 2 दिन पहले 8 अगस्त 2017 को भी लिखा था और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर कुछ कांड हुआ तो। इनफैक्ट हादसे से 1 दिन पहले यानी कि 9 अगस्त 2017 को यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ खुद इस BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में विजिट करने गए थे। गोरखपुर उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहां हर साल एंसेफेलाइटिस से बहुत बच्चे मरते थे, तो उन्होंने वहां सीनियर ऑफिशियल्स, MLAs और HODs से जाके बात की और 10 बेड ICU का उद्घाटन भी किया था। BRD मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बाद में ये स्टेटमेंट दिया कि मेरे पास पैसे तो योगी जी के आने से 1 दिन पहले ही आ गए थे और मैं 9 तारीख को पेमेंट करने भी वाला था, लेकिन 9 तारीख को योगी जी की इस हॉस्पिटल में विजिट थी तो पेमेंट डिले हो गया और मैं पेमेंट नहीं कर पाया। क्या गजब का सिस्टम है इस देश का। 63 बच्चे ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी की वजह से मर जाते हैं और कोई इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता। बढ़िया नेक्स्ट लेवल ब्लेम गेम चलता है। हॉस्पिटल और सरकार की तरफ से पूरी मेडिकल नेग्लिजेंस साफ साफ दिखाई दे रही है, पर सरकार BRD मेडिकल कॉलेज पे ब्लेम डाल देती है और BRD मेडिकल कॉलेज सरकार पे ब्लेम डाल देता है। और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनियां जिनको पता था कि अगर ऑक्सीजन बच्चों को नहीं मिली तो बेचारे वो मर जाएंगे, वो अपने एथिक्स भूल के सरकार पे ब्लेम डाल देती हैं। SMS जयपुर हॉस्पिटल फायर केस हो या प्रिया की टाइट पट्टी बांधने से पैर काटने के बाद भी मौत हो जाने वाला केस हो या फिर ये BRD मेडिकल कॉलेज वाला केस हो जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से 63 बच्चे मरे, एक अनपढ़ गंवार आदमी भी अपनी बेसिक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ये चीज आराम से बता देगा कि मेडिकल और हॉस्पिटल नेग्लिजेंस की वजह से ये सारी की सारी मौतें हो रही हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस से होने वाली जिन मौतों को तुम एक्सीडेंटल डेथ समझ रहे हो, असल में वो मर्डर्स हैं। पूरा सिस्टम सड़ चुका है। सिस्टम की धोती खुलती है तब पता चलता है कि सब खोखला पड़ा है अंदर से। इंडिया में हर साल टोटल 52 लाख से ज्यादा मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस होते हैं, पर कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.5% ही है। कन्विक्शन रेट का मतलब होता है जितने लोगों पे केस लगा उनमें से कितने लोग सच में कोर्ट के फैसले के बाद दोषी पाए गए। इतने लो कन्विक्शन रेट का मेन रीजन है कि डॉक्टर्स अपने कलीग्स के खिलाफ टेस्टिफाई ही नहीं करते। जनता कंपनसेशन के लिए या तो मेडिकल काउंसिल जाती है या कंज्यूमर कोर्ट जाती है या फिर पुलिस स्टेशन जाती है और इन तीनों ही केसेस में ऑलमोस्ट कोई समाधान नहीं मिल पाता। सिस्टम इतना ब्रोकन है कि जब तक बेचारे पेशेंट्स को जस्टिस मिल पाता है तब तक 15-20 साल बीत चुके होते हैं। स्मॉल मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस तो इतने ज्यादा हैं कि मैं गिनवाता ही रह जाऊंगा और कभी खत्म ही नहीं हो पाएंगे। कभी सुनने में आता है कि 12 साल के लिए डॉक्टर ने पेशेंट के पेट के अंदर कैंची ही छोड़ दी, कभी सुनने में आता है कि डॉक्टर्स ने गलत टांग का ही ऑपरेशन कर दिया और कभी सुनने में आता है कि एक्सपायर्ड और रॉन्ग मेडिकेशंस की वजह से पेशेंट्स की मौत हो गई। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ गलत ऑपरेशन या गलत दवाई तक लिमिटेड नहीं है। असली प्रॉब्लम तो उस बिल्डिंग के अंदर छुपी हुई है जहां ये सब होता है, यानी कि हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज। अपने देश में प्राइवेट सेक्टर में लगभग 12 लाख बेड्स हैं और पब्लिक सेक्टर में लगभग 7.5 लाख बेड्स हैं। इन नंबर्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया का एवरेज निकल के आता है 1.4 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, लेकिन WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से एक हेल्दी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.5 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन होने चाहिए, यानी जो रिक्वायर्ड है हम अभी उसके आधे से भी कम पे हैं। उसके अलावा प्रॉब्लम रीजनल डिस्पैरिटीज से भी है, जैसे कर्नाटका का एवरेज है 4.2 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, जो कि गुड न्यूज है, अच्छी बात है। WHO के रिकमेंडेशन से तो ज्यादा ही है, पर वहीं अगर बिहार स्टेट को देखा जाए तो एवरेज है
0.29 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन, जो कि सच में बहुत कम है। करप्शन से होने वाली मौतों को आप एकदम साइडलाइन नहीं कर सकते जब आप मेडिकल नेग्लिजेंस से होने वाली मौतों की बात कर रहे हो। ये इस टॉपिक पर रिसर्च करते वक्त मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि सॉल्यूशन तो हम सबको आंखों के सामने दिख ही रहा है, पर उन सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा ये सरकारी हॉस्पिटल वाले और गवर्नमेंट अपनी जेब में ना डाल के पेशेंट्स के वेलफेयर में लगाएंगे। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ज्यादा जरूरी सवाल ये है। फॉर एग्जांपल, हॉस्पिटल्स में अगर फायर एक्सीडेंट के केसेस कम करने हैं तो साफ सीधा सा सॉल्यूशन बस ये है कि सभी हॉस्पिटल्स में फायर और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट्स इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एजेंसीज के थ्रू मैंडेटरी कर दिए जाएं। प्लस ऐसे ऑफिशियल्स और अथॉरिटीज जो फर्जी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं, उन पर कल्पेबल होमिसाइड का केस ठोकते हुए उन पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई जाएं और उनको अंदर डाला जाए। पर सिर्फ कागजों में नहीं, अगर ग्राउंड लेवल पर ये सब आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको चाहिए पैसा। पैसे की कमी है सरकार के पास, ये दिक्कत नहीं है, ईमान की कमी है, ये दिक्कत है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ये है कि हर स्टेट में मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनवाए जाएं, ताकि 15 से 20 साल जैसे लंबे समय में जजमेंट ना मिलके सिर्फ 6 से 10 महीने के अंदर अंदर ही जो भी हो डॉक्टर या पेशेंट उसको इंसाफ मिल जाए। पर कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, इन सब चीजों को रन करने में चाहिए तो इस सब के लिए भी पैसा। तो वो कहां से होगा? वो ऐसे होगा जब हम सब आम जनता ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड और अवेयर होगी। जनता जितनी ज्यादा अवेयर होगी, करप्शन के लूप होल्स उतने कम होते जाएंगे। जब हम सब साइंटिफिक टेम्परामेंट को अप्रोच करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों का वे ऑफ थिंकिंग बदलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और लोगों को बेवकूफ बनाना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। साइलेंस तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइलेंस इनजस्टिस को फ्यूल करता है। देश में हो रही हॉस्पिटल नेग्लिजेंस की वजह से मौतों के खिलाफ आवाज उठाओ। सरकारी अस्पतालों का बैंक बैलेंस खराब नहीं है, उनकी नीयत खराब है। ये बात हमें अच्छे से समझनी पड़ेगी। अगर आपके साथ कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में कुछ भी गलत होता है तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को केयरफुली रिकॉर्ड करो और सोशल मीडिया पर शेयर करो। ब्रेक द साइलेंस, ब्रेक द चेन।